नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी PYQs हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं। जो भी हमारे साथी आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी लेखपाल या यूपी लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो आप सबको पता है कि आज हमने अभी हमारी एक क्लास अपलोड हुई है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश प्रशासन के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो इस टॉपिक से आए हुए प्रमुख प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। क्लास थोड़ी सी छोटी थी। अब ये उसी क्रम में दूसरी क्लास है। ये भी जो है उत्तर प्रदेश के प्रशासन या उसके प्रशासनिक ढांचे से जुड़े हुए जो PYQs आए हुए हैं उनसे रिलेटेड ये दूसरी क्लास है। ठीक है, यानी कि समझिए कि जो लास्ट वाली क्लास हुई है उसी का ये पार्ट 2 है। तो बिना ज़्यादा डिस्कशन किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग ने किस कर सुधार की अनुशंसा की है? शराब उत्पादन शुल्क, खाली भूमि कर या फिर टोल टैक्स? तो देखिए, सबसे पहले हम इसका आंसर देखेंगे। आंसर देखने के बाद कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। तो जो आपका राज्य वित्त आयोग है उसने खाली भूमि पर कर लगाने की अनुशंसा की है। क्या दी है? खाली भूमि पर कर लगाने की अनुशंसा दी है। अब राज्य वित्त आयोग से जुड़े हुए कुछ अन्य पॉइंट भी आप जान लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम, क्या पूछा जाए कि प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ? कितने लोगों को इसका आंसर पता है? जिनको पता है वो बताएं कब हुआ। तो 1994 में हुआ। अच्छा, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि जो राज्य वित्त आयोग है इसका गठन, तो पहली बात आपको याद रखना है, प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। हमारे संविधान में है आर्टिकल 243I। ठीक है, इसके तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। एक क्वेश्चन और इसी के साथ याद रख लीजिएगा आप लोग कि पूछा जाए उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्य वित्त आयोग था, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग का जो गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन इसके अध्यक्ष कौन थे? कितने लोगों को पता है? तो इसके अध्यक्ष थे भालचंद्र शुक्ल। कौन थे? भालचंद्र शुक्ला। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। राज्य वित्त आयोग से जुड़े हुए कुछ अन्य पॉइंट भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको एक बात और याद रखनी है कि वर्तमान में कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वित्त आयोग चल रहा है? तो 5वां वित्त आयोग। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में जो अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग की सिफारिश से चल रही है, तो आपको ये याद रखना है कि 5वां कौन सा वित्त आयोग, फिफ्थ जो 5वां वित्त आयोग है उसकी जो है। अच्छा, ये वित्त आयोग गठन कब हुआ? तो ये पहले आपको याद रखना है कि जो 5वां वित्त आयोग कहाँ का? उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग, उत्तर प्रदेश, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग कौन सा वाला? तो 5वां वाला, 5वां उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग। पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन होता है 2015 में। कब होता है? 2015 में। लागू कब हुआ? 2020 में। और इसकी सिफारिशें वर्तमान में है। 6वां वित्त आयोग के गठन की अभी कोई जो है बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो 5वें वित्त आयोग से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट आपको याद रखना है। पूछा जाए कि इसका अध्यक्ष कौन था? वित्त आयोगों का अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये हम राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष थे आनंद मिश्र जी थे। कौन थे? आनंद मिश्र जी थे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमने उसको भी देख लिया, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्नों को हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है कि संपत्ति कर निर्धारण किस प्रणाली की सिफारिश की गई? ठीक है, जो संपत्ति कर का निर्धारण किया जाता है वो किस प्रणाली पर किया जाता है उत्पादन आधारित, क्षेत्र आधारित या फिर आय आधारित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र आधारित। देखिए, जो संपत्ति कर लगता है, जो आपका संपत्ति कर लगता है, इसको लगाने की सिफारिश जो राज्य वित्त आयोग के द्वारा दी गई। पहली बात ये भी जानना है, इसको लगाने की सिफारिश किसने दी? राज्य वित्त आयोग। तो जो राज्य वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश दी गई, तो किस आधार पर ये लगाया जाए? किस आधार पर लगाया जाए? राज्य वित्त आयोग, पहले ये जानिए, राज्य वित्त आयोग ने आधार बताया कि किस आधार पे संपत्ति कर लगाया जाए। तो वो आपका आधार है, इसके निर्धारण का आधार, जो कर, जो टैक्स लगाया जाएगा कैसे निर्धारित किया जाए, तो उसके निर्धारण का जो आधार है उसको बोला गया साइट मूल्यांकन प्रणाली। साइट मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, साइट मूल्यांकन प्रणाली। साइट मूल्यांकन प्रणाली मतलब वही आपका क्षेत्र आधारित। ठीक है, क्षेत्र आधारित निर्धारण। ठीक है, क्षेत्र आधारित निर्धारण। तो आपसे पूछा जाए कि संपत्तिकर्ता का निर्धारण किस प्रणाली पे किया जाता है? तो क्षेत्र आधारित या फिर साइट मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है कि नगर निगम अधिनियम 1959 की कौन सी धारा मतदाता सूची से संबंधित है? नगर नियम अधिनियम की कौन सी धारा मतदाता सूची से संबंधित है? तो जो आपका नगर नियम 1959 था, ठीक है,
इसमें जो है हमने बताया आपको, अभी स्टार्टिंग में बताया कि जो धाराएं हैं इन सबसे रिलेटेड आप उसको याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप देखे होंगे कि संविधान के जो आर्टिकल है उनको रटना ही हमारे लिए बहुत ही कठिन काम हो जाता है। तो अगर हम नगर निगम इन सारे अधिनियमों की धाराएं रटेंगे तो ये संभव चीज़ें नहीं है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके लिए हम अधिनियमों की पूरी धाराएं नहीं रटेंगे। जो धाराएं हमें प्रीवियस ईयर में मिल जाती हैं, प्रश्नों में मिल जाती हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। बाकी वो अगर रिपीट होके आएंगी तो अच्छी बात है, नहीं आएंगी तो हर प्रश्न करने के लिए नहीं होता है। ये हमारा तरीका है, ये हमारा सुझाव है आप लोगों के लिए। तो जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, ठीक है, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम जो 1959 था, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी धारा मतदाता सूची से संबंधित है, तो जो इसकी धारा है 35 से 40 तक की धाराएं, 35 से 40 तक की धाराएं, ये धाराएं संबंधित हैं आपके मतदाता सूची से। किससे संबंधित है? मतदाता सूची से। अब इसमें 35 कौन सी है, 36 कौन सी है, बिल्कुल मत रटिए। चाहते हैं बताना तो हम बता दे रहे हैं। 35 जो आपकी धारा है वो निर्वाचक नामावली का प्रारूप और उसके प्रकाशन के बारे में है। जो धारा नंबर 36 है वो है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन कैसे करें। जो आपकी धारा नंबर 37 है उसमें है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए जो योग्य व्यक्तियों की सूची है वो है धारा नंबर 37। धारा नंबर 38 में है कि मतदाता सूची में जो नाम शामिल करने के लिए आपत्ति कैसे दर्ज की जाए, ठीक है। और धारा नंबर जो आपकी 39 है, 39 में है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया है, ये 39 में है। और 40 में है मतदाता सूची का संशोधन। बिल्कुल आपको नहीं याद रखना है, हम एक बार बता दिए हैं, ठीक है, सुनना भी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट टाइम में वो चीज़ें पढ़ते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम याद कर सकें, ठीक है। अभी हम पूछे आर्टिकल 35, आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40 संविधान का, आधे लोगों को आप में नहीं याद होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी आप ध्यान दीजिए, संविधान में जो मूल अधिकार के बाद जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट, और नीति निर्देशक तत्व, इतने आर्टिकल आपके दिमाग में रटे होने चाहिए। तो जिनको धाराएं याद करनी है वो पहले जाए आर्टिकल याद करें, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न आने की 100% संभावना है, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त सूचकांक। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2023 से जो है पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। किसका? पंचायत विकास सूचकांक का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत विकास सूचकांक, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त सूचकांक कौन सा है, तो पंचायत विकास सूचकांक है आपका। अच्छा, इस सूचकांक को एक बात और याद रखिएगा इससे रिलेटेड, इस सूचकांक को पंचायत उन्नति सूचकांक भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय स्तर पर? पंचायत उन्नति सूचकांक, ठीक है, सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। और पंचायत से संबंधित है तो कौन सा मंत्रालय से संबंधित होगा? पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय, ये बात भी आपको याद रखनी है, पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी इससे जुड़े हुए कुछ अन्य पॉइंट्स हैं वो अभी हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। वो अभी हम यूपी स्पेशल कर रहे हैं तो हम पंचायती राज सूचकांक पे नहीं चले जाएंगे, करंट से रिलेटेड पॉइंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 186 में क्या है। तो पंचायती राज जो अधिनियम है 1947 का, उसका जो नियम 186 था, उसमें था कि वार्षिक जो है लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कैसे तैयार किया जाए, ठीक है। तो वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना क्या था? पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 186 में वर्णित था। क्या था नियम 186 में? वार्षिक लेखा परीक्षा का, वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना, ठीक है, बस तैयार करना। अब आपको भी केवल यही एक नियम 186 याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 का जो पंचायती राज अधिनियम था 1947 का, उसका नियम 186 आपको याद रखना है। आप सारे नियम नहीं याद रखने हैं, हमने कई बार बताया कि सारे नियम, सारे धाराएं किसी अधिनियम की इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। प्रीवियस ईयर में कुछ आया है तो आप उसी को पढ़ लीजिए, कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला जो प्रश्न है वो है कि 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस अवधि के लिए था। देखिए, ये केंद्रीय वित्त आयोग की बात हो रही है, ये राज्य वित्त आयोग की बात नहीं हो रही है। तो पूछ रहा है कि 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस अवधि के लिए था। तो जो 12वां वित्त आयोग था ये जो है इसकी अवधि थी 2005 से 2010। क्या थी इसकी अवधि? इसकी अवधि थी 2005 से 2010। इसके अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन, 12वें वित्त आयोग के, ठीक है, इसके अध्यक्ष। अब आप लोगों को एक होमवर्क आज और दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लिए होंगे। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है ये आप जानना है।
और उसके अध्यक्ष कौन से हैं, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, बताइएगा। केंद्रीय वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, राज्य वित्त आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश जो पंचायती राज अधिनियम है वो किस पर लागू नहीं होता, इनमें से हमें बताना है। ठीक है, ये चकबंदी अधिनियम है, इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम। अगला है कि नगर पालिका अधिनियम, ये 1959 में आया था, नगर पालिका अधिनियम 19। दरअसल ये क्वेश्चन क्या है ना, ये भी आधा लिखा हुआ है, पूरा लिखा नहीं हुआ। ऑप्शन ए जो इसका था वो था उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। ठीक है, जोत चकबंदी अधिनियम 1953। दूसरा ऑप्शन था आपका उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959। ठीक है, अगला जो ऑप्शन था वो था भारतीय वन अधिनियम 1927। अगला ऑप्शन था उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973। हालांकि ऑप्शंस को आपको नहीं देखना है, उत्तर आपको जानना है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम है, उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है, ये एक जगह जो है नहीं लागू होता, वो है आपका उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 जो आपका था। इसके तहत जो शासित क्षेत्र हैं, इसके तहत जो शासित क्षेत्र हैं, इसके तहत शासित क्षेत्र हैं, शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, लागू नहीं होता है। तो कहाँ पे नहीं लागू होता है, तो जो नगर महापालिका अधिनियम के तहत जो क्षेत्र शासित हैं उन पे पंचायती राज क्यों लगेगा, क्योंकि वो महानगर पालिकाएं हैं। तो महानगर पालिका अधिनियम अलग है, वहाँ पे महानगर पालिकाओं वाला लागू होगा। पंचायती राज अधिनियम अलग है, वो महानगर पालिकाओं के ऊपर नहीं लागू होगा। जो शासित प्रदेश हैं इसके अंतर्गत, महानगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत जो शासित प्रदेश है वहाँ पे पंचायती राज अधिनियम नहीं लागू होगा। सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न हमारा है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की देखरेख कौन करता है। ठीक है, इसके बारे में बताइए कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के बारे की देखरेख कौन करता है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि है उसकी देखरेख कौन करता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि है, इसका कार्यान्वयन, इसका देखरेख, इसके विकास का काम कौन करता है। इसके विकास का काम आपका पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, दो पंचायती राज मंत्रालय और आपका राज्य जो योजना आयोग है, एक सेकेंड, राज्य योजना आयोग, पंचायती राज मंत्रालय और राज्य योजना आयोग, ये मिल करके क्या करते हैं, जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि है उसका कार्यान्वयन करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। ठीक है, कौन करता है, तो दो लोग आपके हैं, समझ लीजिए, दो संस्थाएं हैं, पंचायती राज मंत्रालय और राज्य योजना आयोग। ये बात भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि आपका आर्टिकल 280(3) खा के अनुसार पंचायतों के ये जो है, इसका है कि इसकी सिफारिशें कौन करता है। ठीक है, ये है, ये संविधान का आपका आर्टिकल है। ठीक है, ये बेसिकली जो है संबंधित है आपके पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए, जो है जो पंचायतें हैं आपकी उनके संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की जो संचित निधि होती है, राज्य की संचित निधि होती है, उसके संवर्धन के लिए राष्ट्रपति के लिए सिफारिश देने के लिए उत्तरदायी है। तो वही ये पूछ रहा है कि इस आयोग में किसको बताया, किसको उत्तरदायी बनाया गया है। ये पहली बात ये समझिए आर्टिकल में क्या है। इस आर्टिकल में है कि जो पंचायतों का है, जो पंचायतें हैं आपकी, पंचायतों को संसाधन चाहिए होते हैं काम करने के लिए। तो जो पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए, ठीक है, अनुपूर्ति लिख लीजिए, अनुपूर्ति के लिए राज्य की जो संचित निधि है, राज्य की संचित निधि है, ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश के लिए सिफारिश कौन देता है। ठीक है, कौन नहीं देता है, सिफारिश देने के लिए ही है। और सिफारिश देता कौन है, ये तो आपका क्वेश्चन ही पूछा है। तो राष्ट्रपति को जो सिफारिश देता है उसका नाम है केंद्रीय जो वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग है, वो राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। किस लिए सिफारिश देता है, कि राज्य की संचित निधि को संवर्धन करो। और राज्य की जो संचित निधि वो क्या करती है, पंचायतों को संसाधनों की अनापूर्ति करती है या फिर उनको पैसा रुपया देती है कि भैया जाओ विकास करो। केंद्रीय वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश देता है किस चीज़ की, कि राज्य की संचित निधि में पैसा डालो पंचायतों के लिए। राज्य की संचित निधि वो पैसा किसको देती है, पंचायतों को देती है, सीधी सी बात है। तो ये सिफारिश कौन करता है, ये सिफारिश आपका केंद्रीय वित्त आयोग करता है। कौन करता है, केंद्रीय वित्त आयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय वित्त आयोग, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये हरदम आपको याद रखना है कि आर्टिकल 280 का जो 3 खा है, यानी कि इसको बी भी कहेंगे, 283 इसका भाग 3 का उपभाग खा,
ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों के आपके संसाधन आपूर्ति के लिए जो है राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। कौन देता है? तो आपका केंद्रीय वित्त आयोग है, वो राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। राष्ट्रपति उसी सिफारिश के अनुसार राज्य संचित निधि का संवर्धन करते हैं। फिर राज्य की जो संचित निधि है वो क्या करती है? संसाधनों की आपूर्ति करती है। किसको? पंचायतों को। ठीक है, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है एक चीज कि पंचायतों के फंड के लिए राष्ट्रपति को कौन सिफारिश देता है, एक लाइन में अगर बोले तो ये है। तो वो कौन देता है? केंद्रीय वित्त आयोग। कौन देता है सिफारिश? केंद्रीय वित्त आयोग देता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत खंड मतलब ब्लॉक का नाम सुने हो आप लोग? ब्लॉक। ठीक है, सबका कुछ ना कुछ ब्लॉक होगा ना, आप लोग अपना अपना ब्लॉक बताइएगा। सबका कुछ ना कुछ ब्लॉक होता है ना। जैसे आप जब अपना पता लिखते हो तो लिखते क्या हो? ग्राम ये है, ब्लॉक ये है, तहसील ये है। तो वो जो ब्लॉक होता है ना उसी को बोलते हैं खंड। ठीक है, जिसको अभी हमने देखा था जो आपकी क्षेत्र पंचायत होती थी, क्षेत्र पंचायत वही ब्लॉक थी। ठीक है, वो क्या थी? ब्लॉक थी। तो ऑप्शन ए है जिला सीमा, नहीं। ग्राम ब्लॉक नहीं। देखिए ये कह रहा है कि ग्राम ये है गांव, इसके अंदर जो छोटे छोटे खंड है ये नहीं है। जो ब्लॉक होता है वो कई सारे गांवों का समूह होता है। जैसे कई सारे गांवों का समूह होता है, आप देखेंगे अगर आप व्यवहारिक में समझें कि आपका जो भी ब्लॉक होगा देखिएगा वो बहुत बड़ा है। तो ग्राम ब्लॉक नहीं है। ठीक है, बल्कि वो क्या है? वो जो क्षेत्र पंचायत है, जो हमारे पंचायती राज में क्षेत्र पंचायतों को बताया गया है। क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रमुख नहीं बोलते, बेसिकली उसको ब्लॉक प्रमुख बोला जाता है। अब याद आ रहा है? कुछ समझ में आ रही चीजें? ब्लॉक प्रमुख क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्लॉक का प्रमुख होता है। और इस ब्लॉक प्रमुख को कौन चुनता है? अभी हमने बताया कि जो आप जिसको बीडीसी बोलते हो गांव में, वो लोग क्या करते हैं? ये आपकी इसी क्षेत्र पंचायत, अगर इसको हिंदी में शुद्ध में बोले तकनीकी भाषा में, तो ये क्या है? ये जो आपकी क्षेत्र पंचायत है उसके ये सदस्य हैं। और ये क्या है? ये अध्यक्ष है। और ये सदस्य इन अध्यक्षों को चुनते हैं। तो वही पूछ रहा है खंड मतलब ब्लॉक। तो ब्लॉक से क्या तात्पर्य? क्षेत्र पंचायत से तात्पर्य है। जो क्षेत्र पंचायत है वही ब्लॉक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा है तो प्राथमिक प्राधिकारी कौन है? पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा कौन करता है? पहला है कि CAO, चीफ ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चीफ ऑडिट ऑफिसर। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, चीफ ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, अगला है CAG। अगला क्या है ऑप्शन? अगला ऑप्शन है CAG का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप लोगों को पता होगा। अगला है कि DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जो पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा की जो प्राथमिक प्राधिकारी होता है वो आपका CAO होता है। कौन होता है? CAO का मतलब अभी हमने आपको बताया कि जो आपका CAO है उसको बोलते हैं चीफ ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, वो क्या करता है आपका? वो आपका करता है कि जो आपकी पंचायती राज संस्थाएं हैं इनकी लेखा परीक्षा के लिए ये प्राथमिक प्राधिकारी होता है। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर CAO हो गया। लेकिन इस प्रश्न में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है CAG के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग देखिए। क्या बोलते हैं? भारत का ये क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको बोला जाता है। इसके लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 148 सबको पता होगा, आप लोगों को पता होगा। और वर्तमान में कौन है आपको ये बताना है। वर्तमान में है आपके श्री के संजय मूर्ति। ठीक है, ये भारत के 15वें CAG हैं। क्या है? 15वें CAG हैं भारत के। ठीक है, अच्छा जो CAG होता है, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। पता होना चाहिए आप लोगों को। कार्यकाल अगर आपसे पूछें कि कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि पंचायतों के लिए प्रावधान संविधान के किस भाग में है? आप सबको पता होना चाहिए कि पंचायतों के लिए प्रावधान हमने आपको बताया कि भाग 9 में है। आप सबको पता होना चाहिए, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। पंचायतों के लिए किस भाग में प्रावधान है? तो भाग 9 में। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के बारे में सही कथन। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के बारे में सही कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है कि भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है ये। ठीक है, इसका जो अधिनियम आया था वो 1985 में आया था। अगला है कि विश्वंबर दयाल को उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त चुना गया। ठीक है, इसमें 2 कथन सही हैं। जो हमारा पहला कथन है ये सही है, जो C वाला कथन है ये सही है, जो B है गलत नहीं। इसका अधिनियम 1985 में नहीं बल्कि 1975 में आया था। ठीक है, 1975 में आया था, ये बात आपको याद रखनी है। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो A और C होगा। क्या होगा? A और C होगा। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। अब इसके साथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। हमने बताया कि प्रदेश के अगर प्रथम लोकायुक्त की बात की जाए तो आपके कौन थे? न्यायमूर्ति विश्वंबर दयाल थे। न्यायमूर्ति विश्वंबर दयाल थे। इनके बारे में कोई बात हमें नहीं याद करनी है क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट बात थी बस यही आपको याद रखनी है। इसके साथ अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है लोकायुक्त, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपके हैं न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। कौन है? न्यायमूर्ति संजय
मिश्र जो हैं ये क्या है संजय मिश्रा जी, ये जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के क्या है लोकायुक्त हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की हम चर्चा कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हर चीज़ लिखनी जरूरी होती है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो क्लास पढ़ते टाइम तो उनका दिमाग कहीं और होगा, लेकिन बाद में कहेंगे कि ये कौन से लोकायुक्त की बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की बात कर रहे हैं। वर्तमान में कौन है, संजय मिश्रा हैं। पहले कौन थे, विशंबर दयाल थे। ठीक है, अच्छा वर्तमान में इनमें 3 जो है उप लोकायुक्त भी हैं, 3 उप लोकायुक्त भी हैं, उपलोकायुक्त भी हैं। नाम हमारे हिसाब से नहीं इंपॉर्टेंट, मत याद करिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं, इतना याद रखिएगा बस आप लोग। उसके बाद यहाँ से कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 2008 में किस जिले का नाम बदलकर काशीराम नगर रख दिया गया, तो वो आपका जिला था कासगंज। कौन सा जिला था, कासगंज। 2008 में जो आपका आपका कासगंज था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल के रख दिया गया काशीराम नगर। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर इसको कासगंज ही कर दिया गया है, वर्तमान में इसको फिर से कासगंज कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसको फिर से बाद में पुनः जो है कासगंज कर दिया गया। ये बात भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न ये है कि इसमें आयोग हैं और उनका बगल में डेट लिखी है, उनका कब गठन हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1937 में, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग 1996 में, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग 1948 में। बताना है कि इसमें कौन कौन सा सही है। ठीक है, देखिए इसके बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, एक पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है ये तो सही है, ये 1937 में होती है। ठीक है, आप सबको पता है कि भारत सरकार अधिनियम आता है, भारत सरकार अधिनियम आता है 1935 में। इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है आपका लोक सेवा आयोग का गठन होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब होता है, 1937 में होता है। ये बात हमारा बिल्कुल सही है। ये पॉइंट, कन्फ्यूजन का जो पॉइंट है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है कि वैसे तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य मानवाधिकार आयोग था, इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1996 को इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसकी औपचारिक स्थापना की अगर बात करें, इसका औपचारिक गठन कब हुआ, ये अनौपचारिक रूप से था। अगर ऑफिशियली पूछे कि औपचारिक रूप से इसका गठन कब हुआ, तो औपचारिक रूप से इसका गठन 7 अक्टूबर 2002 को होता है। कब होता है, 7 अक्टूबर 2002 को होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और जो इसका एक्ट आया था वो 1993 में आया था। ठीक है, कब आया था, 1993 में। आगे देखते हैं, अगला है सूचना आयोग। क्या है, सूचना आयोग। सूचना आयोग, तो जो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग था, इसका गठन किया जाता है 14 सितंबर 2005। कब किया जाता है, 14 सितंबर 2005 को इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सूचना आयोग तो पूर्णतः गलत हो गया। ठीक है, अब कंफ्यूजन है हमारे ऑप्शन ए भी हमारा सही है और ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, 1996 में। हालांकि अगर औपचारिक गठन पूछे तो 7 अक्टूबर 2002 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमने ए मारा है, क्योंकि हमने अनौपचारिक यानी कि इसका 1996 वाला जो है उसको नहीं माना है। ठीक है, कुछ जगह आपको इसका राइट आंसर ए और बी दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो जो अब इसका क्या ही हम आंसर बताएं इस टाइप के प्रश्नों का, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके अनुसार आपने जिस बुक में पढ़ा उसमें इसका क्या आंसर लिखा है। ठीक है, ए और बी दोनों लिखा है कि केवल ए लिखा है, मतलब कि लोक सेवा आयोग में इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन बी में है, किसकी स्थापना तो 1996 में होती है, लेकिन अगर औपचारिक गठन की बात करें तो 7 अक्टूबर 2002 को होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो आज का अगला प्रश्न है कि कुछ जिलों का नाम लिखा है, बताना है कि पश्चिम से पूर्व का सही क्रम कौन है। इस टाइप के प्रश्न कैसे आप करोगे पेपर में, ये रटे नहीं जाते हैं। हमने बताया आपको कि आप कमरे में टांगिए यूपी का मैप, ठीक है, और उसको देखते रहिए स्टेट को। ऐसे खाना खाते टाइम, पढ़ते टाइम, लेटते टाइम, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीज़ें कि अच्छा ये जिला पश्चिम में है, ये इसके पूर्व में है, ये उसके उत्तर में है। देखते देखते ये चीज़ें याद होंगी, ये रटी नहीं जा सकती हैं। हालांकि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका औरैया है। औरैया के बाद आपका हमीरपुर है, हमीरपुर के बाद फतेहपुर है, फतेहपुर के बाद जौनपुर में। पश्चिम से चलें तो सबसे पश्चिम में औरैया मिलेगा, फिर हमीरपुर, फिर फतेहपुर, फिर आपका जौनपुर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है कि 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 18वीं विधानसभा के आपके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सतीश महाना। क्या नाम था, उनका नाम था सतीश महाना। ये बात भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसी के साथ एक पॉइंट देख लीजिए, हमने आपको होमवर्क दिया था, सोच रहे हैं करवा दें, नहीं करवाएंगे। वही पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, करवा देंगे ना, बता देंगे ना, बताएं। हमें आशा है कि आप में अधिकांश लोगों को याद होगी ये बात। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला हमारा जो प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 तक यूपी में कुल नगर निगम कितने हैं? बताइए, हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूपी में कुल कितने नगर निगम है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी में अभी तक कुल 17 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 17 नगर निगम। और हमने आपको इसी के साथ नगर पंचायतों की भी संख्या बताई थी। कमेंट करके बताइए कि नगर पंचायतें कितनी हैं, ठीक है, और नगर निगम कितने हैं यूपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं, इतने ही प्रश्न थे, ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ प्रश्न अभी हम करवाएंगे, उनको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सबको ये बात तो पता होगी कि लोकसभा, ठीक है, यूपी में जो लोकसभा है वो कितने सदस्य हैं, कितनी सीटें हैं? तो 80 हैं, सभी को पता होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन, ये लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए कि जो राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? न्यूनतम आयु क्या होती है? कितने लोग बताएंगे? तो न्यूनतम आयु क्या होती है राज्यपाल की? 35 वर्ष। क्या होती है? 35 वर्ष। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति कौन करता है और किस संविधान, किस आर्टिकल में, सॉरी, किस आर्टिकल में ये लिखा है? तो आर्टिकल, वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है 155। और करता कौन है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं नियुक्ति किसकी? आपके राज्यपाल की। और प्रश्न बताएं। और प्रश्न जो है वो भी आपके राज्यपाल से रिलेटेड है। किस आर्टिकल में लिखा है कि राज्य की जो है, जो आपका राज्य स्टेट होता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बताइए, मुख्यमंत्री में कि राज्यपाल में? तो राइट आंसर क्या होगा कि राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? निहित होती है किसमें? राज्यपाल में। किस आपके आर्टिकल में ये लिखा हुआ है? तो ये आपका लिखा है कि आर्टिकल 154 में। आर्टिकल 154 में ये बात क्या है? लिखी हुई है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि आपका यूपी है, ठीक है, यूपी की जो विधानसभा है, यूपी की जो विधानसभा है, इसमें आरक्षित सीट कितनी है एससी एसटी के लिए? आरक्षित सीट कितनी है? आरक्षित सीट, ये कुछ एडिशनल पॉइंट बता रहे हैं हम आपको। आरक्षित सीट कितनी है एससी और एसटी के लिए? तो एससी के लिए आपकी 84 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं, तो हमने शायद आपको पहले ही ये पॉइंट बताया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें किस जिले में हैं? सर्वाधिक सीटें, तो आपको याद रखना है कि जो सर्वाधिक सीटें हैं विधानसभा की, वो आपके कहाँ पे हैं? प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। और इसी के साथ हमने आपको सबसे कम विधानसभा सीटों वाले भी जिले बताए थे, जिसमें कि एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, हमें पता है आप लोग भूल गए होंगे। सबसे कम विधान, दरअसल लिखना जो होता है ना, वो थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है बोलते टाइम लिखना, क्योंकि बोलते बोलते लिखने में क्या होता है कि कभी या तो बोल दूसरा चीज़ दे रहे हैं या तो लिख दूसरी चीज़ ले रहे हैं, मतलब गलतियों के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब रैंडम चीज़ों का नोट्स कैसे बनाएं, पीडीएफ में क्या चीज़ें शामिल करें, वो क्या ही शामिल कर ले, तो हम सोचते हैं कि रैंडम चीज़ें ऐसे ही आपको बता दिया करें, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज किया करिए, क्योंकि हमारा फोकस रहता है कि बोलने में गलती ना हो। बोलने में गलती होगी तो आप लोग उसको जज करने लगो कि बोलने में ही गलती कर दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा आप जज मत किया करिए, ठीक है। देखिए, जो टीचिंग करते समय कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, पिछले हमें लगता है 3-4 महीनों से ही पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो होता क्या है कि हम कुछ गलत बोल दे रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको गलत बताना चाहते हैं या वो चीज़ें पता नहीं है। आपको पढ़ाने के पहले हम पूरा नोट्स बनाते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हम ह्यूमन है, कोई रोबोट तो है नहीं। ऐसा है नहीं कि सारी चीज़ें हमारे दिमाग में याद है, नहीं, सारी चीज़ें नहीं याद होती। याद होती हैं, कंटेंट उठाते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं उन चीज़ों को देख करके। कोशिश यही रहती है कि 100% एक्यूरेसी हो कंटेंट के साथ। लेकिन होता क्या है कि लिखने में, बोलने में ह्यूमन है, कोई है तो नहीं कि हम रोबोट हैं कि हमारे अंदर एक, आपने पेन ड्राइव लगा दिया, आप जो पेन ड्राइव में है सेम चीज़ें रिपीट करेंगे, नहीं। होती है क्या कि हम लोगों से गलतियां होती हैं, तो गलती देख के आप जज मत किया करिए। बाकी हाँ, गलतियां रहा करें तो आप बताया करिए, उसको तुरंत जो है, उसको त्रुटि जो होगी उसको संशोधित कर देंगे, ठीक है। देखते हैं तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं, या पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लिया करिए, ठीक है। जिले कौन से हैं? तो चित्रकूट है आपका, कौन सा है? चित्रकूट है, हमीरपुर है, हमीरपुर है, हमारा ललितपुर है, ललितपुर है, महोबा है, श्रावस्ती है। ये सारे के सारे सबसे कम विधानसभा सीटों वाले क्या हैं? जिले हैं। इनमें हर जिलों में केवल 2 सीट है। कितनी सीट है? 2 सीट है। विधान परिषद की कुल कितनी संख्या है उत्तर प्रदेश में? बताइए। 100। पता ही होगा आप सबको कितनी सीटें हैं? 100। अच्छा, इसी के साथ कुछ और चीज़ें बता दें
चलिए रहने दीजिए, बाद में बताते हैं। हमें लगता है कि अब क्लास जो है लगभग 30 मिनट की हो चुकी है, समाप्त कर दें, क्योंकि दो क्लासेस रिकॉर्ड किए आज। पहली क्लास में हम देखे थे काफ़ी कुछ चीज़ों को, ये हमारी क्या है, ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। इसी के साथ अब यूपी के जो इस टॉपिक से यानी कि प्रशासन वगैरह से जुड़े हुए जो भी प्रश्न थे उनको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे कल से, ठीक है। एक होमवर्क आपको दे के जाएंगे और उसको आप कमेंट में बताइएगा। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका नाम बताना है, कौन थे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, अवश्य इसको करिएगा, बताइएगा, ठीक है। आप लोग इंटरेक्ट करते हैं क्लासेस से तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि पता चलता है कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, कोई सामने वाला पढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम बस क्लासेस अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि चाहे जब आए सुबह शाम में टाइम निकाल के, क्योंकि आपको बताएं कि जब आप जॉब करते हो, जॉब के साथ कुछ भी करना, पढ़ना पढ़ाना, कुछ भी अलग काम करना बहुत कठिन हो जाता है। और वो भी हम लोगों की जो जॉब है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी लेखपाल की जॉब है, ये इतनी मतलब इसमें आपका काम करने का जो समय है वो निर्धारित नहीं है। 24/7 की जॉब है, ठीक है, 24/7 की जॉब है। कभी हो सकता है कि आप फ्री हैं, कभी हो सकता है कि आप दिन में काफ़ी काम कर रहे हैं, सुबह 5 बजे निकल रहे हैं, रात में 5 बजे आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई काम नहीं है, जैसे काम आता है वैसे ही आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। और कोई निश्चित काम नहीं है कि आज आपको ये करना है, यही करना है रेंडल, नहीं। डेली अलग अलग काम मिलते हैं आपको, कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कोई काम। तो इस समय में हम आपके लिए समय निकालते हैं, समय निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आपको बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट अवश्य रूप में मिलेगा। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में। आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।